फर्स्ट लॉ हमने बताया कि जितने प्लैनेट्स हैं वो सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इलिप्स के दो फोकस होते हैं। सन उन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा। और आइए अब हम दूसरा लॉ बताने जा रहे हैं, इसका सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। जो वो एरिया जो स्वीप करता है वो सेम टाइम में सेम एरिया जो है स्वीप करता है। एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर सन है। सन इस इलिप्टिकल, ये प्लैनेट इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये यहाँ हम लिखते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका एक प्लैनेट है यहाँ, और ये प्लैनेट अभी ये पॉइंट ए पर है और ए से मान लीजिए वो गया बी पर, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा उसको t सेकेंड। ए से बी तक आने में टाइम जो है उसको लगा t सेकेंड मान लीजिए। तो अब ये यहाँ से चल करके देखिए ये यहाँ आ रहा है, तो कितना इसने एरिया स्वीप किया, इसको आप सन को इससे आप मिला दीजिए। ये एरिया इसने स्वीप किया, ये सन है। मान लीजिए टी टाइम में ए से बी तक ये प्लैनेट आया। ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है और ये प्लैनेट ए से बी तक पहुंचा, ये प्लैनेट है। तो ए से बी तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो कितना एरिया स्वीप किया आप इसको मिला दीजिए। ए वाले पोजीशन को सन से मिला दीजिए, बी वाले पोजीशन को सन से मिला दीजिए, तो एरिया इसने ये टी टाइम में स्वीप किया। अब इसके बाद वो प्लैनेट मान लीजिए रिवॉल्व करता हुआ ऐसे जो रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। तो अब ये रिवॉल्व करता हुआ मान लीजिए आ गया यहाँ पॉइंट सी पर, और जितने टाइम में पॉइंट बी से ए तक आया, जितने टाइम में पॉइंट बी से ए तक आया, उतने ही टाइम में मान लीजिए सी से सी यहाँ है, सी से डी पर लगा आने में। सी से डी पर लगा आने में ये पॉइंट सी है। तो जितने टाइम में वो प्लैनेट पॉइंट बी से ए पर आ रहा है, उतना ही टाइम में मान लीजिए प्लैनेट सी से डी पर गया। ठीक, तो इसको आप मिला दीजिए ऐसे, और सन से दोनों पोजीशन को आप मिला दीजिए। तो ये एरिया इसने स्वीप किया, इतना एरिया इसने स्वीप किया, तो अब ये चूंकि इक्वल टाइम में ये दोनों एरिया स्वीप किए गए हैं। अब सर जितने टाइम में यहाँ से बी से ए तक आने में इतना एरिया स्वीप किया गया, और उतने ही टाइम में सी से डी पर गया तो इतना एरिया स्वीप किया गया। ये एरिया दोनों बराबर होंगे, ये एरिया दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल टाइप में स्वीप किया हुआ एरिया है
इसलिए दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो केपलर का सेकेंड लॉ यही बताता है कि द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो अब यहाँ देखो, ये एरिया और ये एरिया देखो दोनों बराबर है, ठीक। इसकी लंबाई देखो ज़्यादा है और इसकी लंबाई क्या है, कम है, ठीक। तो जब इसकी लंबाई ज़्यादा है और एरिया जो है दोनों बराबर है, तो इसकी ये चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, ठीक। मान लो अगर हम तुमसे कह दें कि ये एक एरिया है, ठीक, तो इसकी लंबाई को आप कम कर दीजिए, इसकी ये चौड़ाई को कम कर दीजिए आप। तो चौड़ाई अगर कम कर दोगे तो दोनों एरिया बराबर करने के लिए इसकी लंबाई क्या होगी, बताओ, हैं, बढ़ेगी ना इसकी लंबाई। दोनों का एरिया अगर इक्वल है, ठीक, तो अगर ये चौड़ाई अगर कम कर दिया जाए तो एरिया इक्वल करने के लिए लंबाई बढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये CD, डिस्टेंस CD, ये छोटा होगा डिस्टेंस AB से, ये छोटा होगा ये, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि T टाइम में वो प्लैनेट B से A तक जा रहा है, ठीक। तो T टाइम में ये इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है B से A तक, और उसी टाइम, उतने ही टाइम में वो C से D तक जा रहा है। C से D तक का डिस्टेंस क्या है, छोटा है, और ये डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, ठीक। तो उतने ही टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है प्लैनेट यहाँ पर, और उतने ही टाइम में जब वो C से D पर जा रहा है तो कम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम डिस्टेंस तय करने का मतलब उतने टाइम में अगर कम डिस्टेंस तय कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। उतने कोई चीज़ सेम टाइम में अगर कम डिस्टेंस तय करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड स्लो थी और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड ज़्यादा थी, क्योंकि इसने ज़्यादा, उतने ही टाइम में ज़्यादा दूरी तय किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लैनेट सन के करीब होता है, सन के करीब होता है, नज़दीक होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब सन से दूर होता है प्लैनेट तो उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। बात समझ में आई? हाँ, प्लैनेट जब सन से करीब होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक, और जब सन से दूर होता है प्लैनेट तो इसकी स्पीड घट जाती है। ए प्लैनेट मूव्स फास्टर, यहाँ से यहाँ तक फास्ट चलेगा ना, मूव फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू दी सन। जब वो सन के करीब रहेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। एंड मूव स्लोली when it is farther from सन। बात समझ में आई? जब ये प्लैनेट सूरज से दूर रहेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब सूरज के करीब रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एरिया को इक्वल करने के लिए, ठीक, एरिया को इक्वल करने के लिए ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लैनेट डज नॉट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन, ठीक। द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन प्लैनेट इज नियर द सन एंड द स्पीड इज लेस व्हेन द प्लैनेट इज फार्दर अवे फ्रॉम सन। ए प्लैनेट कुड मूव अराउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड ओनली इफ इट्स ऑर्बिट वर ए ट्रू सर्किल, ठीक। ये प्लैनेट
सन के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड में कब ये घूमेगा, कब घूम सकता है, इसकी स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। ठीक, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। तो सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है बताओ? नेपच्यून और वीनस। तो नेपच्यून और वीनस जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो नेपच्यून और वीनस की जो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक ना, इसलिए इसकी स्पीड नियर अबाउट क्या होती है, कांस्टेंट होती है।